स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स से टॉपिक हम लोग आज डील करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, देखिए हम लोगों ने इस टॉपिक में अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग को समझा है, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन को समझा, पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट को समझा। ठीक है ना, कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का ग्रुप है जो कंटेस्ट करती है इलेक्शन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स देखें, लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन देखे हम लोगों ने। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम देखे। 3 तरह के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हम लोग अभी तक देखे हैं। 1 पार्टी सिस्टम जिसमें कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिसका एग्जांपल है चाइना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 2 पार्टी सिस्टम देखा कि कंट्री में मेनली 2 पॉलिटिकल पार्टी होते हैं और वही आपस में कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, और जो पावर होता है वो इन्हीं 2 पार्टी के बीच में चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा है अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी है, वहीं हम लोगों ने ब्रिटेन में भी देखा है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इज द सिस्टम इन विच देयर आर सो मेनी पार्टीज दैट कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है ना, उसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा है, इंडिया में देखा कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, लगभग देखिए नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी को मिला के अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिनका नाम भी हम लोग नहीं सुने हैं। ऐसी ना पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम भी बहुत कम लोग सुने होंगे। ठीक है, बट वो रजिस्टर्ड है। जैसे भरोसा पार्टी है एक। ठीक है, भरोसा पार्टी हो गया, सबसे बड़ी पार्टी, साफ नीति पार्टी। तो थोड़े ऐसे नाम है, अनहर्ड नेम है, बट वो पार्टी है। तो इंडिया में लगभग 2000 पार्टी है रजिस्टर्ड, चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे वो रीजनल पार्टी हो। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल देखा। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, देखिए चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहले हम लोग वर्ड चैलेंज को समझते हैं। ठीक है ना, चैलेंज जब हम कहते हैं तो चैलेंज से हमारा मतलब एक ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम से होता है। ठीक है ना, चैलेंज से मतलब हमारा ऐसे प्रॉब्लम से है जिसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड, और इसको सोल्व करना ज़रूरी भी है। ठीक है ना, चैलेंजेज आर द प्रॉब्लम्स विच नीड टू बी सोल्व्ड आउट। ठीक है, और वैसे प्रॉब्लम है जिनका सोल्व होना ज़रूरी है, बेटरमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए उसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, सो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग वैसे सिचुएशन को कंसीडर करेंगे जिससे हर एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए इन प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा। और पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहे, ईमानदारी से कोशिश करे तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन कौन से मेजर चैलेंज है। ठीक है ना, तो हम लोग ना मेनली 4 तरीके के चैलेंज देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी के सामने। तो देखिए हम लोग ना पॉलिटिकल पार्टी के सामने मेनली 4 तरीके के चैलेंज देखते हैं जो इस तरीके से हैं। सबसे पहला चैलेंज आप देखते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी का एसेंशियल पार्ट है। किसी भी डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें खुद डेमोक्रेसी की कमी होती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इग्नोर किया जाता है। उसके बाद डायनेस्टिक सक्सेशन, या आप किसी एक पर्टिकुलर फैमिली का डोमिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, या परिवारवाद जिसको आप कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ मनी एंड मसल्स पावर के फैक्टर को, कि यहाँ पे जो पावरफुल कैंडिडेट हैं, लीडर हैं, वो कैसे अपने पैसे, अपने मनी और अपने पावर का मिसयूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं वोटर्स के सामने कोई हेल्दी चॉइस नहीं ऑफर कर पाते ये पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो हम लोग ना सबसे पहले चैलेंज को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, या हर पॉलिटिकल पार्टी में आप ये डिमेरिट्स देखते हैं, वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद को तो बोस्ट करती है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यू की रिस्पेक्ट करती है, इवन वो डेमोक्रेसी को गार्ड करने के लिए, कंट्री में डेमोक्रेसी को फुलफिल करने के लिए कोई भी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, कैंडिडेट अपने ऑफर कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी का सारा फंक्शन है, अपना इलेक्शन कैंपेन के किसी लीडर की स्पीच सुनिए तो हर एक पार्टी के लीडर यही कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी
पार्टी के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाले हैं। बट दिक्कत कहाँ पे है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे आप देखते हैं तो डेमोक्रेटिक वैल्यू को इग्नोर किया जाता है। कैसे इग्नोर किया जाता है? तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं पार्टी में, ठीक है, वो जो पार्टी हेड होते हैं वही लेते हैं और वही डिसीजन सारे मेंबर्स के ऊपर बाइंड होता है, ठीक है। या फिर कुछ जो टॉप लीडर्स हैं उनके ग्रुप डिसीजन लेते हैं। जबकि पार्टी में हम लोग जानते हैं कि पार्टी में जो भी डिसीजन लिए जाने चाहिए तो वो जो ग्राउंड लेवल के मेंबर्स हैं उनके भी डिसीजन को कलेक्ट किया जाना चाहिए, उनके ओपिनियंस कलेक्ट किए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है ना। तो द फर्स्ट पॉइंट वी सी इज एवरी पार्टी बोस्ट ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड एक्ट्स एज अ प्रमोटर ऑफ डेमोक्रेसी बट इग्नोर्स डेमोक्रेटिक वैल्यू इटसेल्फ इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। हर एक पॉलिटिकल पार्टी बोस्ट करती है अपने डेमोक्रेटिक वैल्यू के बारे में, लेकिन अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में ही डेमोक्रेसी को क्या कर रही है? इग्नोर कर रही है। क्योंकि वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कुछ लोगों का डोमिनेशन है, लीडर्स के या टॉप लीडर्स का डोमिनेशन है, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यू के अपोजिट आप देखते हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी क्या चीज़ ऑफर करती है? डेमोक्रेसी यूनिफॉर्मिटी ऑफर करती है, इक्वलिटी ऑफर करती है कि जो भी डिसीजन होने चाहिए वो सभी लोग मिल के लें। ये चीज़ आप पार्टी में मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो एक हम लोग क्या देख रहे हैं, पार्टी में डिसीजन टॉप लीडर्स लेते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या देखते हैं, देखिए जो भी पार्टी के टॉप लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मेंबर्स को इग्नोर कर रहे हैं, मेंबर्स के ओपिनियन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी द पार्टी हेड और द टॉप लीडर्स टेक डिसीजन एंड इवन डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। हर एक पार्टी में देखते हैं कि मेंबर्स के एडवाइस तक को लेना मुनासिब नहीं समझते टॉप के लीडर। वो जो डिसीजन लेते हैं वो मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी एंटी डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना। ये भी डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अपोजिट है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी में जो डिसीजन लिए जाते हैं, ऑर्डिनरी जो मेंबर्स होते हैं, साधारण मेंबर्स जो होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि पार्टी के टॉप लीडर का जो काम करने का तरीका है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कैसा है, पार्टी के जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में वो अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो ऑर्डिनरी मेंबर्स रिमेन अनइन्फॉर्म्ड अबाउट द स्ट्रेटेजी एंड मेथड्स ऑफ डिस्कशन इन द पार्टी। जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं, साधारण मेंबर होते हैं, वो पार्टी के स्ट्रेटेजी और मेथड के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि मेंबर्स और टॉप लीडर्स इनके बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बैरियर हैं वो ख़त्म होने चाहिए, ठीक है ना। तो पार्टी आपका क्या होगा? पार्टी सही मायने में मजबूत होगी, सही मायने में डेमोक्रेटिक होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये हमारे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की एक बहुत बड़ी डिमेरिट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्टी आप देखिएगा तो एक ही फैमिली के अंडर में है, ठीक है। और ये चीज़ ना इंडिया के लिए, देखिए हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, 9th में पढ़े थे ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने बर्थ बेस्ड प्रिविलेज टर्म देखा था। वहाँ पे हमने समझा कि ये तरीका कितना गलत था। नोबेल के बेटे नोबेल होंगे, राजा के बेटे राजा होंगे, ऐसे देखा था ना हम लोगों ने, ठीक है। तो वो क्या था? बर्थ बेस्ड प्रिविलेज था। उसके अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज अपने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो बर्थ बेस्ड प्रिविलेज वाला सिस्टम आपको दिखाई देता है, ठीक है। वो आपको, अभी तो हमारे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है, अभी अपने कंट्री का माहौल देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो अभी ये माहौल बना हुआ है कि जो ये परिवारवाद है, या चाहे कोई भी फील्ड हो, ख़ास तौर पे जो सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद, या जो अब उस पर भी जांच चल रही है, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक कंट्री में ना एक बहस छिड़ी है, ठीक है। लोग अब इस पर खुल के बात कर रहे हैं कि क्या किसी भी फील्ड में एक परिवार के मेंबर को, एक परिवार का डोमिनेशन होना चाहिए या टैलेंटेड लोगों की कद्र होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये बहस चल रही है, आप लोग भी सोशल मीडिया पे हैं तो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी पे उस चीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है। डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होगा कि एक ही डायनेस्टी के, एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होंगे वही रूल करेंगे, उन्हीं को पावर मिलता रहेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लो, ठीक है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो नेशनल पार्टी आप देख रहे हैं या रीजनल पार्टी देख रहे हैं, रीजनल पार्टी पे तो ख़ास तौर पे आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि एक पार्टी के हेड है, उनके बाद उस पार्टी का जो लीडरशिप है वो उनके बेटे के हाथ में है, ठीक है। सीएम थे, उनके बेटे उनके बाद सीएम बनेंगे। तो पार्टी में और भी तो काबिल लीडर हैं, और भी तो एबल लीडर हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं, अब तो ये यहाँ तक कंडीशन हो चुकी है कि एक पार्टी और उसका एक फैमिली और पार्टी एक सिनोनिम की तरह बन चुके हैं,
ठीक है। रीजनल लेवल पे तो और बुरा हाल है ये डायनेस्टिक सक्सेशन का। तो हम लोग देखते हुए चलते हैं कि जो डायनेस्टिक सक्सेशन है उसमें क्या देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट होते हैं, जो पावर होते हैं, वो एक ही फैमिली के मेंबर्स को दिया जाता है, ठीक है ना। या एक फैमिली का जो होगा, एक फैमिली का अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा पार्टी पे, या टोटल कंट्रोल होगा, ठीक है ना। सो डायनेस्टिक सक्सेशन में हम पहली बुराई क्या देखते हैं कि टॉप पोजीशन इन द पार्टी आर गिवन टू मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, स्पेशली द फैमिली ऑफ द फाउंडर और पार्टी लीडर। पार्टी के जो इम्पॉर्टेंट या टॉप के पोस्ट होते हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर को दिए जाते हैं, और हम समझते हैं कि वो फैमिली किसकी होगी, जो उस पार्टी के फाउंडर हैं या पार्टी के हेड हैं, ठीक है ना। आपने खुद से ऑब्जर्व कीजिएगा, नेशनल पार्टी भी देखिएगा, रीजनल पार्टीज भी देखिएगा, और गौर कीजिएगा कि कौन कौन सी पार्टी में आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपको खुद से देखना है करके। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो टॉप लीडर्स होते हैं ना पार्टी के, वो क्या करते हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर्स को अनफेयरली सपोर्ट करते हैं। और जो पार्टी के जो डेडिकेटेड वर्कर हैं, डेडिकेटेड लीडर हैं, वो क्या करते हैं, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए जो टॉप लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी क्या कहती है कि जो डिजर्व करते हैं आप उनको मौका दीजिए, तो वो सही मायने में डेमोक्रेसी होता है। लेकिन अगर डिजर्विंग कैंडिडेट को आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके डेडिकेटेड वर्कर हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, और उनके ऊपर ना आप एक फोर्स लीडर दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन फेवरेबल नहीं होगा, वो सिचुएशन एक आइडियल सिचुएशन नहीं होगा डेमोक्रेसी के लिए। सो टॉप लीडर फेवर फैमिली मेंबर्स अनफेयरली एंड इग्नोर द डेडिकेटेड पार्टी मेंबर्स एम्बिशन एंड कंट्रीब्यूशन। कोई भी मेंबर आपके पार्टी से जुड़ता है तो उनके अपने एम्बिशन होते हैं, ठीक है ना। वो अपने कंट्रीब्यूशन के दम पे उस पार्टी में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन चाहते हैं, उनका एक डेडिकेशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डायनेस्टिक सक्सेशन के थ्रू क्या हो रहा है, उनके डेडिकेशन को भी इंसल्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये डायनेस्टिक सक्सेशन में हम लोग क्या देखते हैं, द डोमिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली over party is not good for democracy as well as the party, because position is not held on the basis of ability but on birth in a particular family। ये जो डायनेस्टिक सक्सेशन या एक फैमिली का डोमिनेशन है पार्टी में, वो ना तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ठीक है, ना ही पार्टी के लिए अच्छा है। द डायनेस्टिक सक्सेशन इज नॉट गुड फॉर द पार्टी एज वेल एज द डेमोक्रेसी, ठीक है ना। क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि जो पार्टी की डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसके ये बिल्कुल अगेंस्ट है। और पार्टी में क्या हो रहा है, बर्थ के आधार पे प्रिविलेज दिया जा रहा है, ठीक है, बर्थ बेस्ड प्रिविलेज है, वहाँ पे एबिलिटी को, स्किल को क्या हो रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो ये एक मेजर चैलेंज हम लोग देखते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के तीसरे चैलेंज को देखते हुए चलते हैं, मनी एंड मसल पावर, ठीक है। ओके, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी और मनी एंड मसल पावर के बाद हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के थर्ड चैलेंज को देखते हुए चलते हैं। थर्ड चैलेंज हम लोग देखते हैं मनी एंड मसल पावर, ठीक है ना। देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में वैसे लीडर्स जो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं, रिच हैं, या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लीडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होता है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ना फोकस करती है इलेक्शन को जीतने पे, ठीक है ना। और इस चीज़ में वो क्या करते हैं, कई बार जो मोरल ग्राउंड्स होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, मोरालिटी को इग्नोर करते हैं, ठीक है, और वैसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जिस पे वो श्योर्ड होते हैं कि वो अपने पावर के दम पे, अपने पैसे के दम पे वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में वेल्दी और क्रिमिनल लोगों का और वेल्दी और एंटी सोशल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, मनी एंड मसल पावर में एवरी पार्टी एम एट विनिंग इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है ना। कोई भी पार्टी किसी भी कीमत पे इलेक्शन जीतना चाहती है। सो पार्टी एम्स एट विनिंग इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रूक टू इंश्योर विक्ट्री इन इलेक्शन। पार्टीज इग्नोर व्हाट इज राइट और रॉन्ग। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर करती है कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें बस किस चीज़ से मतलब है कि कैसे भी उनके कैंडिडेट को इलेक्शन में जीत मिले, ठीक है ना। सो पार्टी क्या कर रही है, मोरालिटी को इग्नोर कर रही है, ठीक है ना। पार्टी का प्राइम फोकस क्या है, इलेक्शन को जीतना। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि पार्टी ना टिकट ना कई बार ऐसे लोगों को देती है। देखिए ऐसी भी चीज़ें आप सुनते हो कि पार्टी ना टिकट बेचती है,
ठीक है, हम लोग उसके बारे में ज़्यादा खुल के नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना समझ सकते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन में अपनी टिकट्स रिच कैंडिडेट्स को देते हैं या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो लोगों को डरा के या लोगों के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस से, या जो वेल्दी हैं वो पैसे के दम पे लोगों को ल्योर कर सकते हैं, लालच देके ग्रीड के दम पे लोगों का वोट अपने फेवर में ले सकते हैं, ठीक है ना। सो पार्टीज टेंड टू गिव देयर टिकट्स इन इलेक्शन टू वेल्दी कैंडिडेट हु कैन इन्फ्लुएंस वोटर्स बाय देयर वेल्थ एंड पावर। क्लियर है ये पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि पार्टी ना क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को भी टिकट देने से पीछे नहीं हटती है। एक ना शेर है इकबाल का, ठीक है, उसमें ये लाइन है, जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। जमहूरियत का मतलब ना डेमोक्रेसी होता है, ठीक है, उर्दू में जमहूरियत और डेमोक्रेसी। इस लाइन में डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स को एक्सप्रेस किया गया, ठीक है ना, कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोगों की क्वालिटी को नहीं देखते हैं, लोगों की क्वांटिटी को देखते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्या है कि लोग कैसे वोट कर रहे हैं उनके नंबर को देखा जा रहा है, वोट करने वाले की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या क्वालिटी को इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन इसी चीज़ को ना हम लोग कैंडिडेट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कौन कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा वोट कलेक्ट कर सकता है, उसको पार्टी फोकस करती है। तो बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, ठीक है, कि कितना वोट कोई कैंडिडेट खींच सकता है सही या गलत तरीके से, पार्टी उसको फोकस करेगी। वहीं कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, ऑनेस्ट कैंडिडेट है, क्वालिफाइड कैंडिडेट है, तो उनको वो पार्टी इग्नोर कर देती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के हम लोगों ने 3 कमियां देखी है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मनी एंड मसल पावर, डायनेस्टिक सक्सेशन। इन सब का असर किस पे आ रहा है? पॉलिटिक्स पे तो आ ही रहा है, ठीक है, कंट्री के पॉलिटिकल कंडीशन पे भी आ रहा है, और फाइनली वो पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस पे भी आ रहा है। लेकिन सफ़र किसको करना पड़ता है? वोटर्स को या सिटीज़न को, ठीक है। कई बार सिटीजन्स के सामने ऐसी चॉइस, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उन्हें चूज करना मुश्किल हो जाता है। कई बार ना इन प्रॉब्लम्स के कारण, इन चैलेंजेस के कारण वोटर्स के सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि वो इलेक्शन में किसी एक कैंडिडेट को इलेक्ट करने में कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन से कैंडिडेट को इलेक्ट करें, क्योंकि वोटर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वोटर्स के चॉइस के हिसाब से इलेक्शन में कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट ऑफर चॉइस टू वोटर्स, ठीक है, यानी वोटर्स जैसे कैंडिडेट चाहते हैं, ठीक है, वोटर्स तो वोट करेंगे जो भी कैंडिडेट होंगे, जिस भी पार्टी के होंगे, वोटर्स किसी एक को ही वोट करेंगे। अब प्रॉब्लम उनके सामने ये होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने जो कैंडिडेट नॉमिनेट किए हैं इलेक्शन में, वोटर्स के हिसाब से, वोटर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कैंडिडेट्स नहीं है। अब उस कंडीशन में वोटर क्या होते हैं? फोर्स्ड होते हैं, किसी एक को तो उन्हें चुनना है, ठीक है ना। सो एवरी पार्टी सीम्स सिमिलर इन देयर अप्रोच टू विन इलेक्शन एंड इग्नोर्स पीपल्स डिजायर एंड नेसेसिटी। पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। पार्टीज लोगों के सामने मीनिंगफुल चॉइस ऑफर नहीं करती है, ठीक है। वोटर फाइंड देमसेल्व्स फोर्स्ड टू चूज बिटवीन बैड एंड वर्स समटाइम्स। वोटर्स को लगता है कि वोटर्स के सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि उन्हें बुरा, बैड और वर्स में चूज करना होता है, ठीक है ना, बद और बदतर से चूज करना होता है कि किसी एक को चूज करना है। और ये सिचुएशन किसी भी डेमोक्रेटिक कंडीशन के लिए सही, ये सिचुएशन किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी से हम लोग क्या सपोज करते हैं कि डेमोक्रेसी हमें एक हेल्दी चॉइस देगा, ठीक है ना। डेमोक्रेसी हमें एक रिप्रेजेंटेशन का हेल्दी चॉइस ऑफर करेगा, और यहाँ पे लोग उससे डिवाइड हो रहे हैं, ओके। तो हम लोग ना आज के टॉपिक में डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने जो बेसिक चैलेंजेज हैं उसको हम लोग कंसीडर कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आप लोगों ने आज के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।